आज की कहानी ज़ोया की है। ज़ोया मेरी जिस इंडस्ट्री को मैं सर्व करता रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, उसी से उनका ताल्लुक़ था। इंतहाई खुश गुफ्तार, खुश मिजाज, खुश अखलाक, तालीम याफ्ता और एक अच्छे इदारे के लिए काम करती थीं। और अपने उस ज़माने की बात है जब वो अपनी अर्ली 20s या मिड 20s में होंगी। ऐसे वक्त में हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ में यही होता है कि यही मीटिंग्स घर में चल रही होती हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दी जाए। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ज़ोया कराची के एक पॉश इलाके में रहती थी। अच्छे खासे खाते पीते घराने के वो लोग थे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ज़ोया का एक भाई भी था। एक रिश्ता ज़ोया के वालिदैन को समझ में आया और पता ये लगा कि ज़ोया का आनन फानन वहाँ पे निकाह कर दिया गया और 1 साल बाद की रुखसती की तारीख़ की रख दी गई कि 1 साल बाद हम रुखसती करेंगे। गो के पढ़ी लिखी थी और बड़े वेल ऑफ लोग थे, फैशनेबल भी थे, लेकिन दीनदार घराना था। ज़ोया को सिर्फ इतनी इजाज़त थी कि वो अपने शौहर से फ़ोन पर बात कर सकती थी। मिलना जुलना एक साथ घूमना फिरने की इजाज़त नहीं थी माँ बाप की तरफ से कि जब तक रुखसती, ज़ाहिर बात है, जब तक नहीं हो जाती उसके बाद तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। ज़ोया बहुत खुश रहना शुरू हो गई थी और उसको लग रहा था कि जब सब चीज़ें सेटल हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से मामलात कुछ अपसेट हुए। फ़ोन पर एक दिन ज़ोया के शौहर ने बोला कि मुझे मेरी बहन की शादी के लिए खर्चे में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, और ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताना। अच्छा, ज़ोया के लिए बात, पैसों वाली बात तो चलो अपनी जगह थी, बड़ी हैरानकुन, ये अपने माँ बाप को नहीं बताना। खैर, उसने अपने माँ बाप से बात शेयर की और पता लगा कि माँ बाप को पहले ही फ़ोन आया था ज़ोया के ससुराल की वजह से कि हमें अपनी बेटी की शादी, जो ज़ोया की शादी जो 1 साल बाद थी, उससे 1 महीने पहले की डेट थी, उनकी अपनी बेटी की भी शादी थी, यानी कि ज़ोया की नंद की। और उन्होंने बोला था कि हमें कुछ रकम चाहिए, हम लोग फंस गए हैं और इज़्ज़त का मामला है। माँ बाप की तरफ से रिश्ता तय हुआ था ज़ोया का, अरेंज मैरिज थी। तो हमारे यहाँ ऐसे वक्त में गो के उनको ये बात समझ में आ रही थी कि यार ये बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन वालिद साहब ने ज़ोया के फ़ैसला किया कि इसको हम निभाएंगे। अच्छा जी, निभाएंगे। तो फिर ये चीज़, इंसान नए कपड़े भी ख़रीदता है ना, थोड़ा एक्साइटेड होता है। तो ज़ोया तो नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी, तो वो एक्साइटेड थी और वो इस चीज़ को भी भूल गई। उसके माँ बाप ने बोला कि सही है, हम इस चीज़ को डील करेंगे, तुम इस चीज़ में इतना ध्यान मत दो। चीज़ें चलती रहीं। कुछ दिनों बाद ज़ोया ने ऐसी फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मैं शादी के बाद नौकरी छोड़ दूँगी। तो इंसिस्ट किया गया उसके शौहर की तरफ से कि जी नौकरी नहीं छोड़ना, जो अगेन एक हैरानकुन बात थी। अच्छा, शादी के दिन करीब आ रहे थे, कुछ शादी से महीना 2 महीना पहले ज़ोया का भाई ज़ोया के ससुराल गया कि वो कमरा जहाँ पे जहेज़ का सामान आना है, फ़र्नीचर वगैरह का अंदाज़ा हो सके। और वहाँ पर फिर एक अजीब सी बात हुई कि ज़ोया के सास ससुर ने ना सिर्फ ज़ोया को दिया जाने वाला कमरा दिखाया कि ये कमरा हमने देना है, इसके अलावा 3 कमरे और दिखा दी और एक कोई डाइनिंग एरिया, कुछ सहन टाइप एरिया भी बताया कि ये भी हम खाली कर देंगे, तो आप इसके हिसाब से देख लें। ये बात अजीब थी। घर आके इसका फिर जिक्र किया ज़ोया के भाई ने अपने माँ बाप से, लेकिन इसको भी निभाने का फ़ैसला ज़ोया के वालिद साहब ने किया। इस बात के 1 हफ़्ते बाद ही एक चीज़ सामने आई कि ज़ोया का जो हस्बैंड है, जिससे निकाह हुआ है, उसकी तरफ से कुछ झूठ बोला गया है। उसके वर्क प्लेस, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन और उसकी तालीम के बारे में गलत बयानी की गई है। जो थी वो नहीं बताई गई, गलत बताई गई। इसके लिए एक जरगा बैठा जी ज़ोया के माँ बाप और उस लड़के के माँ बाप, और वहाँ कुछ तल्ख़ कलामी हुई और बात इस हद तक चली गई कि उन्होंने बोला कि सही जी, आप अपनी बेटी अपने पास रखें, हमने शादी नहीं करनी। अच्छा, इन लोगों को भी लालच तक तो बात, इनको निभाने पर ये लोग राज़ी थे, लेकिन झूठ इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो। और इन शॉर्ट ये निकाह शादी से कोई 20-25 दिन पहले, रुखसती से 20-25 दिन पहले ख़त्म कर दिया गया। गो के ये एक तरह से जान की खुलासी हुई कि जान छूट गई झूठे और लालची लोगों से। लेकिन ज़ोया इसको लेके थोड़ा डिप्रेस हो गई और वही लड़की जो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर तक का सफ़र तय करती थी, उसने थोड़ा सोशलाइज़ करना शुरू किया कि दोबारा दफ्तर ज्वाइन किया और चीज़ें वगैरह में ज़्यादा अपने आप को दिमाग बटाने की कोशिश की। इस दौरान एक लड़के से उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, उनका साथ मिलना जुलना हुआ, लेकिन मुझे पता ही लगा कि उस लड़के ने उसको कुछ नामुनासिब बातें कि हमारे घर पे कोई नहीं है आज, तो और हम चल सकते हैं और ये और वो। तो ज़ोया के दिमाग में सवालात मुझसे बात करते हुए, मुझसे वो अपना बड़ा भाई समझ के हर चीज़ की गाइडेंस कभी कभी लिया करती थी कि लोग इतना अवेलेबल क्यों समझ लेते हैं। मैंने खुला ली, मुझे तलाक़ हुई
तो इसका मतलब क्या मेरा इंसान होने का हक़ भी ख़त्म हो गया? मैं किसी के लिए अवेलेबल का बोर्ड बन के रह गई हूँ? क्या हमारे माशरे की तालीमात, हमारे अखलाकियात, हमारी मज़हबी तालीमात लोगों को ये सिखाती हैं हमारे यहाँ के मर्दों को? खैर वो चीज़ ख़त्म हुई और कुछ अरसे बाद अच्छा ज़ोया बड़े दीनदार और अखलाक के तौर पे बड़े अच्छे अक़दार वाले लोग हैं और अहले तशी फैमिली है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो उसकी एक अहले तशी ही हमारे इंडस्ट्री का एक नाम था। उस शख्स से बड़ी अच्छी बातचीत हुई और उस शख्स के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ज़ोया को एक बार फिर उम्मीद जागी कि शायद कुछ मामलात हैं और मैं अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ। कुछ अरसे बाद जब उसने उस चीज़ की एश्योरेंसेस या उस पर बात करना चाही तो उस शख्स ने उसको निकाह मुता की ऑफ़र की, यानी कि एक अग्रीमेंट के तहत, एक जो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक निकाह किया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल शादी, उसकी ऑफ़र की गई। ये सुनकर शायद ये फ़ाइनल चोट थी उसके ज़मीर पर, उसकी रूह पर सॉरी, कि जो लगी थी। और उसके बाद अब इस बात को 5 साल हो गए। ज़ोया अब घर से नहीं निकलती, किसी दफ्तर को दोबारा ज्वाइन नहीं किया। उसके दिमाग में एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी माशरे में मर्दों को अवेलेबल होने का इंडिकेटर मिल जाता है अगर किसी लड़की की तलाक हो जाए या वो खुला ले ले? किसी का बच्चा भी हो सकता है, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, तब भी किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो तलाक हो सकती है। तो क्या उसका दोबारा शादी का हक़ ख़त्म हो जाएगा? यहाँ तो खैर रुख़सती तक नहीं हुई थी। और क्या शादी के हक़ के लिए और दूसरी लड़कियां होती हैं जो हमारे माशरे के मेयार के मुताबिक साफ़ सुथरी होती हैं, उनकी तलाक नहीं होती, उनकी खुला नहीं हुई होती? तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल ज़हनी तौर पे इस कदर आगे ले गई कि वो बिल्कुल गोशा नशीन इख्तियार कर ली उसने, और अब वो किसी भी मकसद के लिए घर से बाहर नहीं निकलती। उसके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या गलती हुई हमसे कि जिसकी सज़ा हमारी बेटी को मिली। लेकिन ना मेरी नज़र में ज़ोया का कोई कसूर है, ना मेरी नज़र में उसके माँ बाप ने कोई गुनाह, कोई कोताही की है जिसकी गलती इस सूरत में मिल रही है कि लोग उसको बुरे मिले। ये तो हमारी सोसाइटी की गलती है। हमारे मेंबर से चीज़ जानी चाहिए कि भाई तलाक़शुदा या खुलाशुदा लड़कियाँ अवेलेबल का बोर्ड नहीं होती हैं भाई। इनसे आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए शादी या मेरे घर पे कोई नहीं है साथ चलो, ये सब चीज़ें क्या ज़ोया से इस मामले से पहले कोई बोलने की हिम्मत रखता था? बिल्कुल नहीं रखता था। तो उसके बाद हिम्मत किस चीज़ ने दी? वाकई में एक एलिमेंट हमारी सोसाइटी में मौजूद है जो ऐसी लड़कियों को आसान टारगेट या उनसे कुछ भी कह देने की हिम्मत दे देता है हमारे यहाँ के लोगों को। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। दीन हमें यही सिखाता है, लेकिन दीन को हम सीखते कहाँ हैं? जुम्मे की नमाज के मेंबर से ऐसी बातें ज़रूर बताई जाती हैं कि तलाक़शुदा औरत से भी आप शादी कर सकते हैं, हमारे दीन में है। लेकिन हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने ही 2 रकतों से 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले जाते हैं और फिर बाहर रोड पर ही पढ़ के दिल्ली से घर आ जाते हैं। तो हमें क्या पता कि मौलवी साहब ने क्या बताया है? फिर हमारी अखलाकियात घरों से भी सिखाई जानी चाहिए कि भाई अगर कोई हम सिर्फ मफाद के लिए तो शादीशुदा, मफाद के लिए तो तलाक़शुदा लड़की से शादी कर लेंगे। कोई इमिग्रेशन के लिए कर लेगा, कोई किसी दौलत के लिए कर लेगा, कोई किसी इन्फ्लुएंशियल अगर फैमिली से है तो वहाँ पे उसको कबाहत नहीं होगी शादी कर लेने में। लेकिन एक आम लड़की जो शरीफ है, खूबसूरत है, शादी करना चाहती है, अगर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती है, उसके अंदर अगर ये चीज़ हो तो उसको ऐब गर्दाना जाता है कि वो तलाक़शुदा है, खुलाशुदा है। और शादी तो दूर की बात, फिर इस तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं जिसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये चीज़ शायद हमारी सोसाइटी में माँ बाप के ज़रिए कम्युनिकेट हो, और दीन तो हमें बताता ही है। तो ये कहानियाँ शेयर करने का मकसद था कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीदा मसाइल हैं, उसको हम ऐसी याद दहानियों के ज़रिए, ये कहानी एक याद दहानी है कि हमने इसको भी हल करना है, इस पर भी बात करनी है। तो बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी ऐसे मरहले से गुज़र रहे हैं तो इसमें अगर कोई आपके लिए गाइडेंस है तो ज़रूर लीजिए, और आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसे लोग किसी मरहले से गुज़र रहे हैं तो उनके साथ ये शेयर कीजिए। और इसी तरह के और वाक़यात अगर आपकी नज़र में है तो प्लीज़ आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ सुनाने का मकसद एक माशरे की इस्लाह करना है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं।